हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम प्रबंध के सिद्धांत बिजनेस स्टडी में कर रहे थे। हिंदी मीडियम के मेरे इस समय ये टॉपिक चल रहे हैं। तो लास्ट जो 2 वीडियो हमने की हैं वो प्रबंध के सिद्धांत पर की हैं। तो आज इसकी ये भाग 3 और जो ये वीडियो है ये फ्यूल के सिद्धांत पर आधारित है कि फ्यूल के सिद्धांत क्या थे। तो आपको शायद मैंने पहले भी बता दिया है कि फ्यूल जो थे हेनरी फ्यूल इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। तो ये वीडियो सिर्फ इन्हीं 14 प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन करेगी कि फ्यूल ने ये प्रिंसिपल कैसे दिए और आज के समय में हम इनका प्रबंध के अंदर कैसे यूज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपना फ्यूल के सिद्धांतों को समझने का जो प्रक्रिया है उसकी। मेरा नाम प्रदीप खोक्कर है, लेक्चरर कॉमर्स में हूँ और मेरे चैनल का नाम खोक्कर प्रेजेंटेशन है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास वीडियो समय पर आती रहें और हम 95% का जो हमने एक टारगेट रखा है उसको आसानी से पूरा कर सकें। अभी हम क्योंकि बिजनेस स्टडी में है तो बिजनेस स्टडी की बात कर रहे हैं। वैसे मेरी जो वीडियो है वो अकाउंट्स के ऊपर भी है। वो सारी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जितनी भी वीडियो मैंने आज तक बनाई है प्लेलिस्ट के रूप में वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं फ्यूल के सिद्धांत। फ्यूल के सिद्धांत हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूल के सिद्धांत पढ़ें उससे पहले हम हेनरी फ्यूल को समझ लें कि हेनरी फ्यूल कौन थे और उनका जीवन परिचय क्या है। फिर हम चलेंगे प्रबंध के सिद्धांतों की तरफ जो फ्यूल ने दिए हैं। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय समझते हैं हेनरी फ्यूल का। ये हेनरी फ्यूल थे जो 1841 से 1925 तक का इनका जीवन काल था। ये एक माइनिंग इंजीनियर थे जिसको हम खनन इंजीनियर कहते हैं और प्रबंध के विषय के सिद्धांतकार बने। बाद में फ्रांस के ये नागरिक थे। तो नागरिक कहाँ के थे? फ्रांस के। क्या थे? माइनिंग इंजीनियर थे, खनन इंजीनियर थे। ठीक है। शिक्षा इन्होंने 1980 तक सेंट एंटाइन की माइनिंग अकादमी से ली थी, स्नातक वहां से पूरा किया था। और उसके बाद जिस पोस्ट पर इन्होंने काम किया तो ये कैंपेनी डी कैमेंट्री फॉर कैमक्यू डी के जी बिले खनन, मतलब माइनिंग इंजीनियर थे तो माइनिंग कंपनी में ही काम करेंगे, उसमें इन्होंने काम किया। 1888 में ये प्रबंध निदेशक के रूप में वहां पर कार्य, उस पदभार को इन्होंने संभाला और 1918 तक उस पर रहे और उसी समय इन्होंने अपने इन प्रबंध के सिद्धांतों की खोज की, इनका जनक बने। तो पर फ्यूल को हम जो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या जिनको हम सामान्य सिद्धांत कहते हैं, सामान्य प्रबंध के सिद्धांत के जनक के रूप में भी जानते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सामान्य प्रबंध के सिद्धांतों के जनक कौन है तो वो कौन है? हेनरी फ्यूल। एक नंबर में क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए कि ये सामान्य प्रबंध के सिद्धांत के जनक हैं और जो टेलर हैं वो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के जनक हैं। दो ही हम पढ़ रहे हैं तो उन दोनों के बारे में ये था। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। वो 14 प्रिंसिपल अब एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत क्या हमें बताते हैं वो समझते हैं। तो फ्यूल के अनुसार प्रबंध एक ऐसा कार्य है जिसमें हम योजना बनाते हैं, आदेश देते हैं, समन्वय करते हैं। प्रबंध को बता रहे हैं, वो व्याख्या किसकी की जा रही है अभी? प्रबंध के, सिद्धांत की नहीं। प्रबंध क्या है? तो प्रबंध वो सब जानते हैं कि योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, ये सब प्रबंध के कार्य हैं। प्रबंध में ये काम किए जाते हैं। तो एक औद्योगिक संस्थान की क्रियाओं को इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है, मतलब कि बांटा जा सकता है। पहला सिद्धांत इनका वही मिलेगा, विभक्त करना, मतलब कि कार्य को बांटना। जिनको उन्होंने आधार बनाया कि तकनीकी आधार बनाओ, वाणिज्यिक आधार बनाओ, वित्तीय सुरक्षा आधार बनाओ, लेखांकन, प्रबंधन, इन सब भागों में उन्होंने एक औद्योगिक संस्थान की क्रियाओं को विभाजित कर दिया। तो सबसे पहले काम को बांटा गया। साथ ही साथ फ्यूल ने ये भी सुझाव दिया कि एक प्रबंधक में यह गुण होने चाहिए कि वो शारीरिक रूप से, नैतिक शिक्षा के रूप में, ज्ञान और अनुभव, ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। शारीरिक रूप से वो लीडर लगे, नैतिकता वो उसके अंदर हो, खुद वो काम करता हो जो दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखता है, ज्ञान का उसके पास अपार भंडार हो जिससे वो किसी भी समस्या का समाधान निकाल सके और एक्सपीरियंस भी हो जिससे समस्या से बाहर निकलना उसे आता हो। तो ये फ्यूल ने कहा था, तो उसी के बेस पर उसने अपने सिद्धांत बनाए जितने दिन उन्होंने वहां पर काम किया। तो फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो शुरुआत में उन्होंने बोला कि कार्य का विभाजन,
फिर उन्होंने कहा कि अधिकार और उत्तरदायित्व डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ कि 14 प्रिंसिपल कौन से हैं। फिर अनुशासन, जिससे आप इनको याद भी रख सको, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के पक्ष में समर्पण, कर्मचारियों का प्रतिफल, फिर केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण, सोपान श्रृंखला, व्यवस्था, समता, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, पहल क्षमता और लास्ट है सहयोग की भावना, जिसको हम इंग्लिश में स्पिरिट डी क्रॉप्स भी कहते हैं। तो ये 14 प्रिंसिपल फ्योल ने दिए थे। अब एक-एक करके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत जो है वो कार्य के विभाजन से है। पहला प्रिंसिपल यही बताता है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। उन्होंने कहा था कि कार्य को विभाजित करो। तो कार्य का विभाजन का उद्देश्य ये था कि एक बार परिश्रम से अधिक उत्पादन और श्रेष्ठ कार्य करना, मतलब कि हम कार्य को इस तरीके से बाँटें कि जो व्यक्ति जितना भी परिश्रम कर रहा है, वो उसमें सबसे अधिक, मतलब कि वो अपना सर्वोत्तम उत्पादन कर पाए। उसकी प्रोडक्टिविटी जो होनी चाहिए वो सर्वोत्तम होनी चाहिए। उसकी उत्पादकता सर्वोत्तम हो, इस तरीके से उसे काम दो। ठीक है? तो काम को जब उसके अनुसार दोगे जभी ये हो पाएगा कार्य को, इसलिए विभाजित करो। निश्चित करो कि किसको कितना काम करना है और वो अपनी श्रेष्ठतम जो उसके अंदर योग्यता है वो उसका उपयोग कर सके। इस बेस पर उन्होंने कहा कि जब कार्य को आप इन छोटे-छोटे भागों में बाँट दोगे, ठीक है? तो लोग अपने काम को भली-भाँति समझेंगे, परखेंगे उसको, उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपको विशिष्टीकरण की तरफ लेके जाता है, स्पेशलाइज़ेशन। तो जैसे मैं अकाउंट्स और बिज़नेस पढ़ाते हैं, हम तो फिर भी 2 पढ़ा रहे हैं। आप बाकी कई टीचर्स हैं जो सिर्फ़ हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ़ हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो वो हिंदी में स्पेशलिस्ट हो चुके हैं। ठीक है? तो विशिष्टीकरण कब आता है? जब आपका काम निश्चित हो और काम की मात्रा सीमित हो, तो आप में विशिष्टीकरण का गुण आता है। तो आप अपनी मानवीय शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं और उसका सबसे अच्छा उपयोग करके आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हो संगठन की। तो उसने इसीलिए कहा था कि कार्य का विभाजन कीजिए। दूसरा हमने पढ़ा कि अधिकार और उत्तरदायित्व। अधिकार का मतलब होता है किसी काम को करने की पावर। आपके पास वो आदेश देने की अधिकार कि आप किसी को आदेश दे पाओ या किसी से आज्ञा पालन कराने का अधिकार, वो अधिकार कहलाता है। जबकि जो उत्तरदायी होता है वो इसी से जुड़ा हुआ होता है। उत्तरदायी अधिकार का उपसिद्धांत है। देखो आपको अगर ये आदेश, ये पावर मिली है, ये अधिकार मिला है, जैसे मैं अगर बात करूँ प्रिंसिपल की, जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, अगर उनके पास स्कूल को चलाने की पावर है, तो साथ ही साथ उनको ये भी देखना होता है कि स्कूल में सारे काम जैसा एक डिपार्टमेंट चाहता है उस हिसाब से पूरे भी हों। अधिकार हैं, वो उसके पास अधिकार है, वो उन अधिकारी को नीचे भी बाँटते हैं। ठीक है? पर इस अधिकार से उनमें उत्तरदायित्व भी जागृत होता है कि डिपार्टमेंट उस स्कूल को अच्छे ढंग से चलाने की ज़िम्मेदारी उनको दी है, तो स्कूल अच्छे ढंग से चलना चाहिए। ये उनकी उत्तरदायित्व कहलाता है। तो अच्छे ढंग से संचालन करना, ये उत्तरदायित्व है किसका? प्रिंसिपल का। तो ऐसे ही मैनेजर के पास अगर अधिकार हैं, तो मैनेजर को अगर एक उद्देश्य को प्राप्त करना है, क्योंकि उद्देश्य निर्धारित होते हैं हर जगह, तो उस उद्देश्य को पूरा करने की जो ज़िम्मेदारी है, वो भी मैनेजर की है। तो जितना अधिकार मिलता है, उसके हिसाब से ही उत्तरदायित्व भी निर्धारित होना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ना तो कभी अधिकार ज़्यादा हो, मतलब कि ये एक्सेसिव ना हो, ज़्यादा इनका होना भी खतरनाक होता है, और किसी को उत्तरदायित्व ज़्यादा दे दिया जाए तो भी खतरनाक है। इन दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा? संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। जिसको जितना काम दिया गया है, मतलब कि जिसको जितना उत्तरदायित्व दिया गया है, उसके हिसाब से ही उसके पास अधिकार होने चाहिए। तो सबसे पहले हम किसी को काम देते हैं, इसका मतलब उत्तरदायित्व निर्धारित करते हैं कि भई ये काम आपको पूरा करना है। उस काम को करने के लिए उसको जितने अधिकार चाहिए वो उसको देने हैं, सिर्फ़ उतने ही जिस जो उस काम के लिए उसको ज़रूरी है।
मैनेजर को अधिकार दिया है कि आप बैंक की इस ब्रांच को आप चलाएंगे, लोन देने का अधिकार आपको है, पर एक सीमा निर्धारित कर दी कि आप 50 लाख से ऊपर लोन नहीं दे सकते। उसके लिए आपको हेड ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसको उत्तरदायित्व दिया है कि 50 लाख तक के लोन का काम आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो उत्तरदायित्व दिया कि लोन देने की आपको आज़ादी है, पर अधिकार भी दिए कि आप 50 लाख तक के लोन अपने हिसाब से दे सकते हो, आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो रोज़मर्रा के काम हैं उस ब्रांच के, वो भी उनके भी अधिकार उनके पास हैं। तो उत्तरदायित्व उतना, जितना उत्तरदायित्व मिला है उसके हिसाब से हमें अधिकार भी मिलने चाहिए। ठीक है? ना ये ज़्यादा हो, ना ये ज़्यादा हो। अधिकार किसी के पास ज़्यादा हो जाएँगे और काम कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? किसी को कह दिया गया कि भई प्रिंसिपल बना दिया और साथ ही साथ कह दिया कि एक प्रिंसिपल और दे देते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी सारी है, या जिसको हम वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, और वाइस प्रिंसिपल को हम कहें कि भई तुम्हारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है या आपके पास बहुत कम ज़िम्मेदारी है। तो जिसके पास अधिकार ज़्यादा दे दोगे आप किसी भी रूप में, वो उसका फिर मिसयूज़ करना शुरू कर देता है। तो अधिकार ज़्यादा होने पर उनका मिसयूज़ शुरू होता है, और अगर अधिक उत्तरदायित्व किसी के पास ज़्यादा है तो वो उसको पूरा नहीं कर सकता। कह तो दिया कि मैनेजर को कि लोन देना है आपको, और कहा कि हर चीज़, अगर 1 लाख का भी लोन दे रहे हो तो पहले हमसे परमिशन लो। तो वो बेचारा क्या करे? वो लोन ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको तो बार-बार परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उत्तरदायित्व अगर आपने कहा और फिर लास्ट में पूछो कि भई आपने इतना कम लोन क्यों जारी किया? क्यों कम लोन दे पाए? तो आपने उसको अधिकार दिए ही नहीं। तो अधिकार भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए और उत्तरदायित्व भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए, समानता उसके अंदर होनी चाहिए। थर्ड आता है अनुशासन। तो आपको पता है कि डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है। जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे, नियमों का ढंग से पालन नहीं करेंगे, कोई भी संगठन जो है सक्सेस और अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। तो अनुशासन से अभिप्राय संगठन के कार्य करने के लिए जो आवश्यक नियम और नौकरी की जो शर्तें हैं, उनको पालन करने से होता है। संगठन में जितने कर्मचारी हैं, वो उन नियमों का और उन शर्तों का पालन करेंगे। तो फेयल के अनुसार अनुशासन के लिए प्रत्येक स्तर पर अच्छा पर्यवेक्षण, स्पष्ट और संतोषजनक समझौते एवं दंड के न्याय उचित विधान की आवश्यकता होती है। विधान का मतलब रूल। तो दंड देना है पर न्याय उचित, जितना जरूरी हो उतना। पर्यवेक्षण करो, स्पष्टता आनी चाहिए, अनुशासन ऐसा होना चाहिए जिससे उनको समझ में आए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। समझौते संतोषजनक हो, मतलब कि ना तो कर्मचारियों का शोषण हो और ना ही संगठन को हानि हो। तो संतोषजनक समझौते होने चाहिए, स्पष्ट नियम होने चाहिए और न्याय उचित दंड देना चाहिए जब जरूरत हो उसकी। ठीक है, बाकी भी तरीके हैं, तो अनुशासन लाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं चौथे प्रिंसिपल पर फ्योल के। वो कहते हैं कि आदेश की एकता। तो ये मैं शायद आपको पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ। फ्योल के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का केवल एक ही अधिकारी होना चाहिए, तो उसको ऑर्डर देने वाला व्यक्ति एक ही होना चाहिए। आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी औपचारिक संगठन में कार्यरत व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त हो, उसी के प्रति उसकी उत्तरदायी हो, मतलब कि जवाबदेही किसको वो जवाब देगा, उत्तर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, उस अधिकारी के प्रति जिसने उसको वो काम दिया है। तो यहाँ पर क्लियरिटी आती है, आपके रिलेशन जो होते हैं वो क्लियर होते हैं एकदम। आपको पता होता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, सारी डायरेक्शन आपको उस अधिकारी ने दे दी है, और अगर आप उस काम को नहीं करते तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस अधिकारी को जवाब देना। तो इसलिए एक व्यक्ति को एक ही जगह से आदेश मिले। तो इसमें क्या होता है, अधिकारी जो है वो ही कर्मचारी को आदेश देगा। अभी ये एरो से आप ये मत समझना कि कर्मचारी ऊपर है, कर्मचारी डाउन ही है, बस मैंने यहाँ पर आपको ये बताया है कि अधिकारी कर्मचारी को आदेश देगा। अगर ये सिद्धांत पालन ना हो किसी भी संगठन के अंतर्गत, तो जो अधिकार हमने उस अधिकारी को दिए हैं वो प्रभावहीन है, क्योंकि लोग उसकी मानेंगे ही नहीं। वो कहेंगे कि मैं, मुझे तो उन्होंने ये कहा है, मुझे उन्होंने कहा है कि आप ये काम मत करो। तो अधिकार प्रभावहीन हो जाते हैं, उनका प्रभाव ही नहीं होता फिर, क्योंकि बचने के तरीके कर्मचारियों के पास आ जाते हैं। अनुशासन नहीं ला सकते तो पहले दोनों प्रिंसिपल फेल हो जाएंगे अगर आदेश की एकता नहीं हो। आदेश में व्यवधान पड़ जाएगा और स्थायित्व को खतरा हो जाएगा, मतलब कि
बिजनेस जो है स्टेबल कंडीशन में काम नहीं कर पाएगा। लोग अपने हिसाब से काम करेंगे तो जो संगठन के उद्देश्य हैं उनको शायद वो प्राप्त ना कर पाए। अब इसी से संबंधित है बिल्कुल अलग निर्देश की एकता। निर्देश का मतलब दिशा सबकी। तो ये सबकी दिशा होती है कि मुझे यहाँ पहुंचना होता है, उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो मैं अलग-अलग पोस्ट पर काम कर सकता हूँ, पर सबको इस एक दिशा में लेके जाना, ये निर्देश की एकता कहलाता है। तो मैनेजर के अंदर वो गुण होने चाहिए, जो सब कर्मचारियों को वो इस उद्देश्य की तरफ ले चले, उनके काम को वो इस दिशा में बढ़ा सके। तो संगठन में सभी इकाइयों को समन्वित करके कोऑर्डिनेशन लाकर केंद्रित प्रयत्नों के माध्यम से समान उद्देश्यों की ओर अग्रसर करना चाहिए। समान मतलब कि इन सब लोगों का उद्देश्य इसे ही प्राप्त करना है, तो उस तरफ सबको लेके जाना है मुझे। ठीक है, अपने कोई ये ना कहे कि मैं तो यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, ऐसा ना हो, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। उद्देश्य पर जाना है सबको। तो गतिविधियों के प्रत्येक समूह जो भी काम वो करें, जिनके उद्देश्य समान है, जिसको यहाँ पहुंचना है, उनका एक ही अध्यक्ष हो और एक ही योजना होनी चाहिए। लेकिन प्रबंधक एक ही हो और वो एक ही योजना के अंतर्गत उन सबको इस तरफ लेके जा रहा हो, समन्वित रूप में। कोऑर्डिनेशन का यहाँ पर रोल बढ़ जाता है। तो अगर निर्देश की एकता लाना है तो कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकियों में भी है पर इसमें और बढ़ जाता है। यह कार्यवाही की एकता और सहयोग को सुनिश्चित करता है। देखो सब एक साथ मिलकर काम करेंगे जब भी हम सेल को अगर 10% बढ़ाना है तो आपको उत्पादन भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा, उसका विक्रय भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा, जो वित्त की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, वो भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी और प्रचार भी, मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, विपणन, वो भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा सो दैट 10% सेल बढ़ सके। तो हम सबको मिलकर उसी एक दिशा में काम करना है, इसी को हम निर्देश की एकता कहते हैं। नेक्स्ट आया कि आदेश की एकता और निर्देश की एकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर में कई बार इनके बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो जब वो पूछा गया है तो उसी हिसाब से मैंने आपके लिए 3 नंबर के हिसाब से इन दोनों में डिफरेंस तैयार किया है। तो पहले आदेश की एकता और निर्देश की एकता। पहला पॉइंट अर्थ बताता है। ये जो इसका आधार है ये अर्थ है। यहाँ पर मैं आप दोनों का अर्थ बताऊंगा। आदेश की एकता में क्या होता है, जो अधीनस्थ होते हैं, मतलब कि जो कर्मचारी होते हैं, उनका एक ही अधिकार होता है, उससे ही वो आदेश प्राप्त करते हैं और उसी के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। निर्देश की एकता में अर्थ क्या है कि जिस समान उद्देश्य की जितनी भी क्रियाएं हैं उनके लिए एक अध्यक्ष और एक योजना होनी चाहिए, ये कहता है निर्देश की एकता। अर्थ हो गया। उसके बाद ये आया कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो यह दोहरी अधीन स्थिति को रोकता है। कोई काम दोबारा ना हो जाए, डुप्लीकेसी ना हो, उसको रोकने का काम ये करता है। ठीक है, क्योंकि सबको एक पता है कि एक अधिकारी से काम मिलेगा तो वो उसी काम को करे, डुप्लीकेशन कुछ भी ना हो। निर्देश की एकता कहता है कि ओवरलैप ना हो जाए, कोई काम छूट ना जाए। ठीक है, तो यह क्रियाओं के एक दूसरे पर ओवरलैप होने से रोकता है। तो सारे काम एक साथ चले, किसी को छोड़ ना दे बीच में, ऐसा कुछ ना हो कि कोई भी कार्य छूट जाए जिससे हम उस समान उद्देश्य को प्राप्त ना कर पाए। लास्ट ये कहता है कि यह कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। तो इसका जो प्रभाव है वो हर कर्मचारी पर पड़ता है। आदेश की एकता में हर कर्मचारी पर प्रभाव होता है। निर्देश की एकता में अगर आप देखोगे तो पूरे संगठन पर प्रभाव है, क्योंकि सबका उद्देश्य एक है, सभी को एक दिशा में जाना है। तो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति पर जैसे यहाँ पड़ रहा है वो यहाँ नहीं होता, पूरे संगठन पर प्रभाव पड़ता है निर्देश की एकता का। ये इनके बीच का डिफरेंस था जो 3 नंबर में आए। तो आप इन पॉइंट को लिखकर अपने 3 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले अपने फ्योल के सिद्धांत पर। वो कहता है कि व्यक्तिगत हितों को सामान्य हितों के पक्ष में समर्पण। समर्पण का मतलब ये नहीं कि अपने हितों को ना देखो, पर आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप सामान्य हित का मतलब होता है सामान्य उद्देश्य, मतलब कि कंपनी के उद्देश्य। समान, सामान्य लिखो, बल्कि कि इसको सामान्य या संगठन, संगठन के उद्देश्यों को आपको सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि आप उस कंपनी में कर्मचारी इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हो, व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं हो। क्योंकि आपको कंपनी पे कर रही है, तो पे किस लिए कर रही है, आप उनके उद्देश्यों को पूरा कर सको। तो हमें
इन उद्देश्यों को पहले नंबर पर रखना है, अपने हितों को दूसरे नंबर पर रखना है। तो फ्योल के अनुसार संगठन के हित या संगठन के उद्देश्यों को कर्मचारियों को विशेष हितों की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए, मतलब कि इनको ऊपर रखना चाहिए। ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो अगर 10% सेल बढ़ानी है तो मेरा सारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि 10% सेल कैसे, अपनी सैलरी को 10% बढ़ा कैसे पाऊंगा इस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको प्राप्त करोगे तो ये अपने आप मिल जाएगी। तो आपका इस ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान किस पर होना चाहिए, 10% सेल बढ़ाना। कर्मचारियों को प्रतिफल, क्योंकि फ्योल ने कहा भाई सारा ध्यान किस पर है, उद्देश्यों को, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, तो कर्मचारियों को उचित प्रतिफल मिलना चाहिए, न्याय उचित, मतलब कि जैसा काम कर रहे हैं वो उसके हिसाब से उनको प्रतिफल मिले, उनको सैलरी मिले। तो कुल प्रतिफल और क्षतिपूर्ति कर्मचारियों को संगठन, कर्मचारी व संगठन दोनों के लिए संतोषजनक हो। ऐसा भी ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है और काम ना निकल रहा हो, और ऐसा भी ना हो कि लोगों से बहुत ज्यादा काम करवा रहे हो और सैलरी बहुत कम दे रहे हो। तो जैसा कर्मचारी की योग्यता है, जैसा कर्मचारी संगठन के लिए काम कर रहा है, उसके अनुसार उसको प्रतिफल मिलना चाहिए। ये फ्योल ने कहा था, जो आज के समय में भी फॉलो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। इससे अगर आप इसको फॉलो करोगे, इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, तो कंपनी के अंदर अनुकूल वातावरण बनेगा, कर्मचारी और प्रबंध के बीच जो संबंध है वो बहुत अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, सहयोग बढ़ेगा, समन्वय लाना आसान हो जाएगा। तो ये इसके कुछ फायदे हैं अगर आप कर्मचारियों को उचित प्रतिफल देते हो तो। नेक्स्ट है केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण। तो देखिए, निर्णय लेने के अधिकार केंद्रित हैं तो इसे केंद्रीकरण कहा जाता है। जैसे मैंने अभी कहा था कि हेड ऑफिस 1 लाख का भी लोन दे ब्रांच मैनेजर तो हेड ऑफिस से परमिशन ले, इसको कहा जाता है केंद्रीकरण करना। ठीक है, जबकि जब अधिकार को एक से अधिक व्यक्तियों में बांट दिया जाए तो उसको विकेंद्रीयकरण कहते हैं। तो अगर कर्मचारी को, उसको मैनेजर को 50 लाख तक के लोन देने का अधिकार दे दिया तो इसका मतलब विकेंद्रीकरण आपने कर दिया, अधिकारी को जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको नीचे भी दे दिया। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में कभी ना हो कि वो पूरी तरह से केंद्रीकृत हो, और ना ही कभी ऐसा हो कि वो पूरी तरह से विकेंद्रीकृत हो। तो आपको इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना होता है। तो फ्योल कहता है कि अधीनस्थों को विकेंद्रीकरण के माध्यम से अंतिम अधिकारी को विकेंद्रीकरण के माध्यम से अधिकार तो देने चाहिए, पर जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, इम्पोर्टेंट अधिकार हैं, अंतिम अधिकार जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपने पास रखनी चाहिए, जिससे संतुलन बना रहे कंपनी में और कहीं पर भी अधिकारों का मिसयूज ना हो। तो अधिकारी विकेंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में संतुलन स्थापित करना किसी भी संगठन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सोपान श्रृंखला, जिसको हम स्केलर चेन के नाम से जानते हैं अगर हम इंग्लिश की बात करें तो स्केलर चेन जो होती है वो ये बताती है कि अधिकारी और अधीनस्थ में क्या संबंध है। तो किसी भी संगठन में उच्च अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, तो उच्चतम पद से निम्नतम पद तक एक औपचारिक अधिकार रेखा बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोपान श्रृंखला कहते हैं। ये कैसी होती है, ऐसी होती है, ये उच्चतम पद है और ये न्यूनतम पद है। तो इनके बीच में एक चेन बनी है, इस चेन को फॉलो करना होता है। दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिनको अलग अलग तरीके से डायरेक्शन मिल रही है। ए पहले बी को बताएगा, एल को बताएगा, बी फिर सी को बताएगा, सी एल एम को बताएगा, सी डी को बताएगा, एम एन को बताएगा, डी ई को, फिर ई एफ को, ऐसे ही एन ओ को और ओ पी को। इस तरीके से जो फ्लो होता है, वो जब कुछ ऑर्डर वगैरह दिए जाते हैं, कोई डायरेक्शन दी जाती है तो उसका फ्लो नीचे को होता है, और कभी भी जब सुझाव जाते हैं तो सुझाव हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। सुझाव व समस्या दोनों हो सकते हैं। तो ये नीचे से ऊपर इसी एक श्रृंखला को फॉलो करते हुए दिए जाते हैं। इसी को हम सोपान श्रृंखला कहते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम, जैसे डी को कोई मैसेज एन तक पहुंचाना है,
तो डी डायरेक्ट एन के पास नहीं जा सकता। तो डी को वो मैसेज किसको पहुंचाना पड़ेगा, सी को, सी किसको पहुंचाएगा, बी को, बी किसको पहुंचाएगा, ए को। तो ये इनके बीच की चेन है जिसको फॉलो होगा। फिर ए एल को पहुंचाएगा, एल एम को पहुंचाएगा और एम एन को पहुंचाएगा। तो विशिष्ट परिस्थिति जब समय इतना ना हो कि इस चेन को ऐसे फॉलो किया जाए, तो ये दोनों अगर समान लेवल पर बैठे हैं तो ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर सिर्फ विशिष्ट परिस्थितियों में। और इसी को हम क्या कहते हैं, गैंग प्लांक कहते हैं। तो गैंग प्लांक आपसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो 2 सेम लेवल पर बैठे लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर सिर्फ विशिष्ट परिस्थितियों में। उस विशिष्ट परिस्थितियों में ही जब वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो हम उसको कहेंगे गैंग प्लांक। ठीक है, तो ये था सोपान श्रृंखला जो फ्योल का 9वां प्रिंसिपल था। अब नेक्स्ट आता है व्यवस्था। ऑर्डर बहुत जरूरी है। यहाँ ऑर्डर अधिक उनको डायरेक्शन देना नहीं है, ऑर्डर देना नहीं है, अधिकार नहीं देना, आदेश देना नहीं है। यहाँ व्यवस्था का मतलब आदेश देना कहीं से नहीं है। यहाँ व्यवस्था का मतलब है कि फ्योल कहता है कि अधिकतम कार्य कुशलता के लिए लोग और सामान, दो ही चीजें होती हैं किसी भी संगठन के पास। या तो व्यक्ति होंगे जो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट पूंजी है, या भौतिक संसाधन होंगे। तो लोग और सामान में उचित समय पर उचित स्थान पर उनका होना आवश्यक है। अगर मैनेजर की आवश्यकता है तो मैनेजर का जो रूम होना चाहिए वो ऐसी जगह होना चाहिए जहां से वो आपस में सही समय पर बातचीत कर सके। सुपरवाइजर उनके पास ही हो, पानी वगैरह की जो चीजें हैं वो वहां हो, टूल किट, रिपेयरिंग टूल किट वो वहीं हो जहां मशीनरी हो। तो ऐसे ही व्यक्ति जब किसी को किसी से संपर्क करना है तो उसके एक निश्चित स्थान वो सबको पता हो जिससे वो वहां पर जाकर बात कर सके। अब देखो व्यवस्था की मैं आपको एग्जांपल दूं। अगर आप 3 भाई बहन हो, 1 2 3, आप तीनों के पास बुक्स हैं। ठीक है, और आप तीनों के पास ही क्योंकि बुक्स हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके पास कॉपीज भी होंगी। ठीक है, तो जब ये बुक्स और कॉपीज अगर आप मिक्स करके रख दो, मतलब कि एक रैक थी, ये एक रैक है, उस रैक में ये स्पेस था, आपने इस स्पेस में सबने भी एक साथ रख रखी है। तो आपको अगर पहले भाई बहन को अगर कोई बुक चाहिए तो उनको सब में सर्च करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर आपके पास रैक में 3 स्पेस हो, 3 खाने हो, पहले खाने में पहले भाई ने बुक रख रखी है, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, जो बहन है उसने। अब बुक्स भी यहाँ पर रखी हैं, कॉपीज यहाँ रखी हैं, बुक्स कॉपीज, बुक्स कॉपीज। और अब अगर फर्स्ट को कोई बुक चाहिए तो वो सिर्फ यहाँ ढूंढेगा, बाकी जगह नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो व्यवस्था इसी को कहते हैं, ये व्यवस्था बनाना, और ये जो तरीका था ये अव्यवस्थित है। तो संगठन में यही होना चाहिए। तो व्यवस्था का सिद्धांत हमें ये कहता है कि प्रत्येक चीज, अब वो चाहे व्यक्ति हो चाहे सामान हो, के लिए एक स्थान निश्चित होना चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक चीज मतलब कि फिर वही प्रत्येक व्यक्ति अपने उस स्थान पर मिले भी। तो स्थान निश्चित हो और स्थान पर मिलना, ये दोनों बहुत जरूरी है। इसी को हम व्यवस्था कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप देखोगे जाकर अपनी मम्मी की रसोई तो वो भी व्यवस्थित होगी, तो चीजें ढूंढना आसान होगा। अगर व्यवस्थित नहीं होगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 11 समता। फ्योल का सिद्धांत कहता है कि सब बराबर समझे जाएं, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, चाहे वो लिंग पर आधारित हो, धर्म पर आधारित हो, भाषा पर आधारित हो, जाति पर आधारित हो, विश्वास, ट्रस्ट कहते हैं इसे। तो किसी के ऊपर ज्यादा विश्वास कर रहे हो किसी पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही नेशनैलिटी पर, किसी भी आधार पर उनके बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी कर्मचारियों के प्रति निष्पक्षता का भाव हो। सुबुद्धि मतलब कि सद्बुद्धि का मतलब वही होता है कि हम अपनी बुद्धि का, विवेक का यूज कर कर और अपने अनुभव के अनुसार उनके साथ एक जैसा पेश आए। तो हर स्टूडेंट को, अगर मैं अपनी बात करूं टीचर के रूप में, हर स्टूडेंट को बराबर समझना चाहिए, किसी भी भेदभाव से बचना चाहिए एक प्रबंधक को। नेक्स्ट आता है 12th, कर्मचारियों के कार्यकाल काल में स्थिरता।
तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जानते हो अगर कर्मचारी को बार-बार निकाला जाएगा या कर्मचारी इस डर के माहौल में काम कर रहे हैं कि हमें इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा, तो वो अपना जो सर्वोत्तम है वो कंपनी को कभी भी नहीं दे पाएँगे। तो फियोल यही कहते हैं कि संगठन में कार्यकुशलता, ये कुशलता लिखा है, कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की आवर्त का मतलब फ्रीक्वेंसी, रोकना, आना-जाना, उसको न्यूनतम करना चाहिए, जितना कम कर सको उतना करना चाहिए। और अगर आप कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता ला पाए, उसको लंबे समय तक अपने से जोड़े रख पाए, तो आपका जो खर्चा रिक्रूटमेंट पर होना है, नई नियुक्ति पर होना है, उसको प्रशिक्षण देने पर होना है, वो सारा खर्चा बच जाएगा। तो समय की बचत भी होती है इसके थ्रू और संसाधनों की भी बचत होती है। तो अगर हम इसका प्रयोग अच्छे ढंग से करें तो संसाधन और समय दोनों को बचा पाते हैं। तो कर्मचारियों को ये भाव देना चाहिए कि आप अगर सही ढंग से, सही प्रकार से आप काम कर रहे हैं, छोटी-मोटी गलती भी हो जाती है तो आपको इस कंपनी से अलग नहीं किया जाएगा। आप इस कंपनी के एक इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयी हो, ये उनके अंदर फीलिंग जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है पहल क्षमता। माहौल ऐसा हो कि कर्मचारी सुधार के लिए अपनी योजनाओं के विकास और उनको लागू करने के लिए प्रोत्साहित कर पाए मैनेजर, ऐसा होना चाहिए। मतलब कि आपको उनको ऐसे मोटिवेट करना है, उनके साथ ऐसे संबंध बनाने हैं कि उनके पास अगर एक 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 क्या कहते हैं, एक प्रक्रिया है, उसमें सुधार के अगर उनके पास सुझाव हैं और वो सुझाव अच्छे हैं, तो उनको संगठन के प्रबंधक को मानना चाहिए और उनको ये फ़ील कराना चाहिए कि आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, आप ऐसे सुझाव देते रहें, जिससे अगर वो मोटिवेट होता है, तो वो अपनी सर्वोत्तम जो उसकी एबिलिटी है, वो उसको यूज़ कर पाएगा। तो संगठन सबका है, ये फीलिंग हमें उनके अंदर लानी पड़ती है। तो पहल क्षमता का अर्थ स्वयं अभिप्रेरणा की दिशा में पहला कदम होता है। जब मैं खुद मोटिवेट होने लगूँ, अगर आप उसको डरा दोगे, उसकी बात को नहीं मानोगे, तो वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा। तो उसको मोटिवेट नहीं कर पाओगे आप किसी भी रूप में। तो अगर किसी के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो आपको नए सुझाव दे सकता है और वो संगठन के लिए फ़ायदेमंद है, तो आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट है सहयोग की भावना, जिसको स्पिरिट डी क्रॉप्स कहते हैं, तो ये मैं आपको बता ही रहा हूँ कि फ्योल कहता है कि कर्मचारियों में और प्रबंध में ऐसे संबंध हो कि वो एकता के रूप में पारस्परिक सहयोग की भावना उनके अंदर हो, एक दूसरे के लिए जैसे हम परिवार के अंदर करते हैं, ऐसा भावना हमारे को प्रबंधक को विकसित करनी चाहिए, जिससे हम जो सामूहिक उद्देश्य हैं, सामूहिक कार्य हैं, उनको बढ़ा सकें। तो सहयोग की भावना का अर्थ यही है कि हमें सब मिलकर उस एक दिशा में जाएँ, उन उद्देश्यों को प्राप्त करें और उन उद्देश्य के थ्रू अपने जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, संगठन के भी और कर्मचारी के, वो भी पूरे हों। तो ये हमें विकसित करना होता है सहयोग की भावना। हम एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करें, हमारे बीच संबंध जो हैं, वो क्या कहते हैं, टकराव वाले ना हो, सहयोग वाले हों। ये फ्योल के सिद्धांत थे। अब फ्योल के सिद्धांत भी हमने पढ़ लिए, टेलर के सिद्धांत भी पढ़ लिए। तो अब एक बार उनके बीच में अंतर देख लेते हैं, तुलना देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आधार लेंगे, फिर फ्योल के प्रिंसिपल, फिर टेलर के। तो आधार सबसे पहला है परिपेक्ष स्तर, किस लेवल पर काम करता है। तो प्रबंध जो है वो उच्च हाई, क्योंकि उन्होंने कहा है सारी मैनेजमेंट की बात है, जितनी चीजें बोली उन्होंने टॉप लेवल के लिए बोला कि आपको मैनेजमेंट बहुत टॉप बनानी है। तो वो कहाँ के लिए बोल रहे हैं, उच्चतम फर्शीय स्तर के लिए। जबकि टेलर जो कहता है, आपने देखा था कारखाने में था, आपने देखा था कौन काम कर रहे थे, सुपरवाइजर, ठीक है, सुपरवाइजर थे ना और उनके अंदर वो क्लर्क थे। तो इनका कहाँ ध्यान था, सुपरवाइजरी लेवल पर, और इनका ध्यान कहाँ है, टॉप लेवल पर। आदेश की एकता, एक फ्योल का तो अपना एक प्रिंसिपल है, तो ये तो इसके पक्षधर हैं, कट्टर पक्षधर हैं। टेलर कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 8 विशेषज्ञ रखे थे जो कर्मचारियों को आदेश देंगे अलग-अलग काम के लिए। तो उन्होंने कहा कि आदेश की एकता जरूरी नहीं है, अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग व्यक्ति एक कर्मचारी को निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट आया प्रायोजन प्रायोजनीयता, प्रयोजनीयता, ठीक है? तो इसका मतलब है कि कहाँ उपयोग होता है इसका, उपयोगिता कहाँ है? तो ये सार्वभौमिक है, हर जगह इनकी उपयुक्तता है।
तो ये वर्ड अगर मुश्किल लग रहा है, मुझे ही बोलने में मुश्किल लगा, तो आप इसको उपयुक्तता भी कर सकते हो कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है, तो प्रयोजन कहाँ हो सकता है, वो इसका अर्थ है। तो इसकी सार्वभौमिक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो हर प्रकार की कंडीशन पर लागू होते हैं। ये विशिष्ट परिस्थितियों में हो पाते हैं कि क्योंकि आप देख रहे हो 8-8 विशेषज्ञ बताए हैं, तो ये दिक्कत कर देते हैं कभी-कभी। तो ये हर परिस्थिति में टेलर के प्रिंसिपल नहीं लागू होते, पर होते हैं। आप विवेक के अनुसार इनका उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है रचना का अधिकार कैसे बनते हैं? तो एक ने माइनिंग इंजीनियर था, एक जो था अ, वो था मैकेनिकल, तो उसने एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर परीक्षण किए थे, उसके आधार पर बनाए थे और इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था क्योंकि ये तो प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल है, ये किसके ऊपर बेस्ड हुए? अपने आप ही ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये अवलोकन पर आधारित हैं, ये व्यक्तिगत अनुभव। यहाँ अनुभव है और वहाँ पर अवलोकन है। ठीक है? फ़ोकस किस पर है? तो फ्यूल के जो सारा फ़ोकस है वो प्रशासन पर है। एडमिनिस्ट्रेशन को आप कैसे सुधारोगे इसके ऊपर है। इनका जो है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर है। टेलर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते थे, उत्पादकता बढ़ाना चाहते थे और ये कुल ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सुधार लाना चाहते थे उसमें। व्यक्तित्व व्यक्तित्व की बात करें तो ये था क्रियान्वक, ये क्रिया पर आधारित था, काम करो, ठीक है? और इनका क्या था वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, तो ये वैज्ञानिक आधार पर ही इन्होंने बताई जो भी चीज़ें बताई। तो इनका व्यक्तित्व था क्रियान्वक कि आप क्रियाएँ करो, अपने में वो चीज़ लाओ क्योंकि टॉप लेवल की बात कर रहे हैं तो खुद करो। ये कह रहे हैं कारण और उसको समझो परिणाम के सिद्धांत। तो ये वैज्ञानिक आधार पर था। अभिव्यक्ति सिद्धांत अपने आप को व्यक्त करना, तो यहाँ पर था कि प्रशासन के सामान्य प्रबंध है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को जनरली कैसे चला सकते हैं, ये उस तरीके से अभिव्यक्त करता है। ये उसका भी आधार क्या मानता है? वैज्ञानिक। तो ये इनके बीच में डिफरेंस था। तो ये डिफरेंस भी आपको 4 नंबर का भी आ सकता है और 5 नंबर का भी आ सकता है। तो मैंने इसीलिए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट रख दिए हैं। इस आधार पर आप फ्यूल और टेलर में तुलना भी कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। हमारा प्रबंध के सिद्धांत का टॉपिक चैप्टर भी समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जो व्यावसायिक वातावरण है उसको करेंगे और इनको करने के बाद हमारे जो हैं 16 नंबर के आसपास हैं शायद वो कंफर्म हो जाएँगे जो अब की बार हम आसानी से प्राप्त कर पाएँगे। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट करना, लोगों तक पहुँचाना और बच्चों तक पहुँचाना। टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों तक इनको भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।